आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शर्मनाक हार के बाद बहुत ही बुरी हार है। जिस ममता से हाथ जोड़ के 2024 में सीटें मांगी जा रही थी, अब उस ममता की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी को सीटें देगी और कहीं ना कहीं लेफ्ट के लिए भी फ्रेंडली सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अदरवाइज आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता अब राजनीति में। मिलने पहुंचे हैं ममता बनर्जी से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कि राहुल गांधी इस हार से कहीं मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब कांग्रेस के छाते के नीचे तमाम लोग आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पार्टी टूट जाएगी और अलायंस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए ये वजूद का सवाल हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का ही सवाल है, राजनीतिक मजबूरियां हो गई हैं सबकी। और अगर अब ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अब जहां ये विपक्ष में है, इनसे वो हिस्सा भी छीन लिया जाएगा। आप कभी भी संसद के अंदर भी आप कभी विपक्ष के साथ नहीं आई, जितने भी इश्यूज थे। अब जब आपको ये लगा कि मेरी जमीन खिसक रही है, आदरणीय दीदी इनकी आंखों में खटकती हैं। आदरणीय दीदी संघर्ष करने वाली हैं, वो निराश होने वाली नहीं है। बीजेपी की आंखों में इसलिए खटकती हैं क्योंकि वो आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? अगर ममता बनर्जी ये चुनाव नहीं हारती तो शायद देश की विपक्ष की राजनीति नहीं बदलती। आज जो भी चीजें सामने आई हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में, उसका बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की अब मुख्यमंत्री नहीं है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक भूली बिसरी कहानी याद आई, मुझे नहीं आई, ममता बनर्जी को याद आई। और इस भूली बिसरी कहानी का नाम है इंडिया अलायंस। जी हाँ, जिस वोट चोरी के मुद्दे को, जिस इंडिया अलायंस को साथ लाने की लगातार राहुल गांधी पिछले 1 साल से ज़्यादा से कोशिश कर रहे थे, ममता बनर्जी कभी ऑन बोर्ड नहीं आई, कभी उस कश्ती पर सवार नहीं हुई जिस पर बाकी विपक्ष के नेता थे। हालांकि कई बार उनका नाम ज़रूर उठा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर ममता बनर्जी को देखा जा सकता है। लेकिन चुनाव हारने के बाद जो पहली स्पीच, उनकी पहली तकरीर हुई, उसमें सबसे पहले इंडिया अलायंस की बातें कर रही हैं। और वो ये भी कह रही हैं कि तमाम लोगों की तरफ से उनको बहुत समर्थन मिला है। अभी ये तस्वीरें देखिए आप, सीधे तस्वीरें आप तक मैं पहुँचा रही हूँ। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और अब जो चुनाव अगला सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश का ही है, वो मिलने पहुंचे हैं ममता बनर्जी से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका घर देखकर कि देखिए बहुत ही मामूली से, बहुत ही साधारण से घर में वो यहाँ पर रहती हैं। लेकिन मैं आपको वापस लाना चाहती हूँ इस बात पे कि इंडिया अलायंस के अब क्या मायने हैं, खासकर असम, पश्चिम बंगाल हारने के बाद और इससे पहले बिहार, ये सब हारने के बाद अब इंडिया अलायंस के मायने क्या बचे। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदेश रावल मौजूद हैं। पॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं, 2 दशक से कम पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्रास रूट्स जर्नलिज्म करते हैं। आदेश को बहुत सारी इनसाइड खबरें भी पता रहती हैं। आदेश, मैं सोच रही थी कि देखिए 2024 में जब हम देख रहे थे ये पूरे चुनाव को, तो उस वक्त कई बड़े कद्दावर, जिनको शत्रप हम कहते थे, वैसे मुख्यमंत्री थे। इसमें नीतीश कुमार थे, चलिए वो तो मोदी जी के दोस्त हैं। इसके अलावा स्टालिन हुआ करते थे, इधर जो हैं वो होती थी ममता बनर्जी, दिल्ली में होते थे केजरीवाल जी। ये सब कुछ जो है ऐसा लगता है कि पेड़ पे बैठी हुई चिड़ियां थीं और जरा सा चुटकी बजी और सब उड़ गई। नहीं, इसमें अरफा एक खास बात और भी थी कि ये सभी लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। और सबसे पहले जब भी बात होती थी कि जब भी कांग्रेस पार्टी को राज्य का चुनाव हारती थी तो एक ही बात सामने आती थी कि ममता बनर्जी क्यों नहीं इंडिया अलायंस को लीड कर सकती हैं। लेकिन उनका एक सीमित दायरा था जो पश्चिम बंगाल तक सीमित था, उससे बाहर वो कभी निकल नहीं पाई। और फिर अरविंद केजरीवाल की भी एक मन में ख्वाहिश थी कि वो भी इस अलायंस को लीड करें और वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने। नीतीश कुमार की ये जो इच्छा थी वो तभी तक थी जब तक वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। जैसे ही उन्होंने वो एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद से कभी इस बात का जिक्र उनकी तरफ से, उनके लोगों की तरफ से नहीं आया कि नीतीश कुमार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इस देश के। तो 2024 की हम लोग बात कर रहे थे और उस दौरान जब ये इंडिया अलायंस बनाया गया था,
उस वक्त कन्वीनर को लेके बड़ी चर्चा हुई। ये कहा कि नीतीश कुमार को हमने संयोजक नहीं बनाया तो उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया, वो साथ चले गए मोदी जी के। लेकिन सच्चाई ये थी कि ममता बनर्जी ने ही उनका सबसे बड़ा विरोध किया था उस बैठक में और उनको संयोजक नहीं बनने दिया। दरअसल इसके पीछे की एक अलग कहानी है। ऐसा कहते हैं जो काफ़ी नज़दीकी लोग हैं इन नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के और नीतीश बाबू के, कि एक देश के बड़े उद्योगपति थे जिनका काफ़ी बड़ा भारी निवेश है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने इस बात को लेके ममता को कहा था कि आपको इस बात पे राज़ी नहीं होना है कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाएँ, क्योंकि अगर वो बन जाएँगे तो वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाते। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई थी और अब आते-आते 2 साल बाद आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। ममता बनर्जी अभी हाल ही में चुनाव हारी हैं, उनकी पार्टी भी हारी है, वो खुद भी हार गई हैं और स्टालिन भी खुद भी हार गए। हालाँकि स्टालिन ने कभी भी ये इच्छा ज़ाहिर नहीं की कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन जब तक वो इधर थे, जब जैसे ही मोदी जी के पास गए तो उनकी वो इच्छा खत्म हो गई और अब तो उन्हें सीएम पद से भी हटा दिया गया है। तो बेसिकली उनको रिटायरमेंट मोड में डाल दिया गया है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे फ़ोन में एरोप्लेन मोड होता है, अब नीतीश जी जो हैं वो रिटायरमेंट मोड में आ गए हैं। तो जब मैं अब इन पिछले 2 सालों को देखता हूँ और ये जो 5 राज्यों के रिज़ल्ट आए हैं, तो इससे एक बात साफ नज़र आती है कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया कि ममता की हार पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हम सबको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी छतरी खोल दी। उन्होंने कहा कि देखो, मेरी छतरी बहुत बड़ी है, ये थोड़ी छोटी थी 2024 में, इसके नीचे कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरी छतरी बड़ी हो गई है और इसके नीचे आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले उन्होंने स्वागत किया ममता बनर्जी का, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये जिस ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी, जिन्होंने अडानी के मुद्दे पे संसद में कभी साथ नहीं दिया विपक्षी पार्टियों का, नीतीश को संयोजक नहीं बनने दिया, वोट चोरी के मुद्दे पे कभी साथ नहीं आई, आज उन ममता बनर्जी को याद आई है इंडिया अलायंस की। तो राहुल गांधी इस बात को अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत छाता बड़ी खोल बात दिया। आप कह रहे हैं आदेश। मैं अब सवाल आपसे अगला ये पूछना चाहती हूँ, जो आपके जवाब से ही कई सवाल निकल रहे हैं कि इंडिया अलायंस को लेकर ये भी बातें कही जा रही हैं, कैलकुलेशन हो रही है कि अगर ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा होता और अति उत्साह और अति आत्मविश्वास के साथ अगर इस चुनाव को ना लड़ा होता, तो हो सकता है ये चुनाव ना हारती और हो सकता है इतनी बुरी तरीके से नहीं हारती। क्या इस कैलकुलेशन में आप विश्वास रखते हैं कि इंडिया अलायंस अगर चुनाव लड़ता तो ये हालत नहीं होती? फिर मैं आपके दूसरे सवालों पर आऊंगी। नहीं, अरफा, इसमें संभावना कम थी, क्योंकि अगर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट और कांग्रेस बंगाल में इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ये आप भी जानती हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस केरला में इकट्ठे हुए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में इकट्ठे हुए, चंडीगढ़ में हुए, वैसी संभावना राज्य में नहीं बनती है, क्योंकि राज्य में आपको अपना-अपना वोट बैंक देखना होता है। और ऐसा कोई वायदा भी नहीं हुआ था जब ये इंडिया गठबंधन बनाया गया था कि हमें विधानसभा चुनाव इकट्ठे लड़ना है। उन्होंने कहा था कि अपनी-अपनी सहूलियत देख लीजिएगा, लेकिन हमारा जो मेन मकसद था इंडिया गठबंधन बनाने का, वो ये था कि इसको एकजुट होके मोदी को हराना है। वो नहीं हरा पाए, लेकिन उन्होंने 400 सीट का सपना भी तोड़ दिया। उन्होंने बहुमत का सपना भी तोड़ दिया और 240 पे लाके खड़ा कर दिया। तो वो उसका जो मकसद था वो लगभग पूरा हो चुका है। और अब जब बार-बार मीडिया ये बात करती है कि नहीं, इंडिया अलायंस की हो गया, बिखर गया है, डीएमके बाहर चला गया है, कुछ नहीं हुआ है। कहते हैं कि इसकी विचारधारा नहीं, विचारधारा है। विचारधारा ये है कि जो मोदी को हराएगा वो सारी समान विचारधारा वाली पार्टी इकट्ठी होंगी। ये इस गठबंधन की विचारधारा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि विचारधारा नहीं है? ये कल बड़ी बात कल आप जब कह रहे हैं। हाँ जी, सॉरी, हाँ, आप बात बोलिए। पूरी कीजिए। जी जी। कल कल जब टीवीके को समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि टीवीके ने समर्थन मांगा, और जो कांग्रेस है तमिलनाडु की, वो सब ये चाहते थे, अदर देन चिदम्बरम साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट, कि टीवीके के साथ समझौता होना चाहिए चुनाव से पहले, लेकिन वो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। सहमति नहीं बनी पार्टी के भीतर, या मैं ऐसे कहूँ कि लोग भाप नहीं पाए कि इतनी बड़ी लहर टीवीके के पक्ष में चल रही है और इतनी ज्यादा नाराजगी लोगों में डीएमके को लेके है। तो जब डीएमके का साथ छोड़ दिया तो मीडिया में इस बात को लेके हो हल्ला हो गया कि राहुल गांधी ने डिच कर दिया। डिच नहीं किया है। आज जितनी भी रीजनल पार्टीज देश में हैं, उसमें 90% पार्टियां कांग्रेस पार्टी की कोस पे बनी हुई हैं। उसमें आम आदमी पार्टी, उसमें टीएमसी, और जो जो जेपी मूवमेंट के दौर से जो समाजवादी लोग निकले, वो भी कांग्रेस की कोस पे ही आए हैं। आप देखिए चंद्रशेखर राव को तेलंगाना में, आप देखिए बीजेडी को, आम आदमी पार्टी को पंजाब में, इधर
टीडीपी को देख लीजिए आप, तो ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस पार्टी को उस पे आई हैं। अगर अगर आज राहुल गांधी अपनी पार्टी को वापस रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, उनको अगर बुराई नहीं है, लगता है लेकिन जो आपका आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना छाता खोल दिया, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो कहा जा रहा था वो ये कि देखिए कितने भले व्यक्ति हैं राहुल गांधी, राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो ममता बनर्जी जिन्होंने उनको कोई ज़मीन नहीं दी, उस ममता बनर्जी को वो आसमान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप लोगों को नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए आप 24 घंटे से पहले ही तो कांग्रेस पार्टी और टीएमसी आपस में चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। और फिर बड़ा दिल दिखाते हुए राहुल गांधी ने, आप उसे छाता खोलना कह रहे हैं, मैं कह रही हूं बड़ा दिल दिखाते हुए, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें भी राजनीति है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहीं, इसमें अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का और अपनी राजनीति का सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी ने उस वक्त राजनीति नहीं की जब वो मुख्यमंत्री थी, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था? क्या उन्होंने इस बात को लेकर सोचा कि नहीं, इंडिया गठबंधन की मजबूती होगी तो हम सबका सर्वाइवल होगा? तब उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और गठबंधन को छोड़ दिया। आज जब धीरे धीरे करके रीजनल पार्टीज को बीजेपी खत्म कर रही है, तो जब वो चुनाव हार गई, खुद भी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी भी हार गई, तब उनको याद है इंडिया गठबंधन की। ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं आई? पहले कहाँ गए थे आप? आप तो कभी जिक्र भी नहीं करते थे वोट चोरी के मुद्दे पे। जब तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया उस बात का। कभी भी आपने जब महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हरियाणा को लेकर वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने जिक्र तक नहीं किया उस बात का। आप कभी भी संसद के अंदर भी आप कभी विपक्ष के साथ नहीं आई, जितने भी इश्यूज थे। अब जब आपको ये लगा कि मेरी जमीन खिसक रही है, क्योंकि इसलिए लगा अरफा कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में अब ममता की मजबूरी होगी है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, अकेली जाएंगी तो उनसे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। जिस ममता से हाथ जोड़ के 2024 में सीटें मांगी जा रही थी, अब उस ममता की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी को सीटें देगी और कहीं ना कहीं लेफ्ट के लिए भी फ्रेंडली सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अदरवाइज आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता राजनीति में। आपका जो तो बेस वोट बैंक है वो चला जाएगा। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शर्मनाक हार के बाद, बहुत ही बुरी हार है, मतलब सिर्फ हार नहीं, काफी बुरी हार है, और इसमें यह भी माना जा रहा है कि चूंकि बंगाल में जिस तरह की राजनीति है वो ये होती है कि हु कंट्रोल्स द स्ट्रीट, यानी सड़क का राजा कौन है, सड़क का गुंडा कौन है, और इस हिसाब से जिसकी सरकार नहीं है उसका कार्डर शिफ्ट होके चला जाता है दूसरी पार्टी में जिसकी सरकार आती है। वाम दलों का कार्डर आ गया टीएमसी में, टीएमसी का क्या बीजेपी में जाएगा, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वाम दल और टीएमसी के बीच तो विचारधारा का इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल, यानी कि लेफ्ट से पूरा राइट जाना, ये अलग बात है, किसी और दिन के लिए ये सवाल है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इन नेताओं की हार के बाद, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार के लिए तो जाहिर है हम वो कह नहीं सकते ये बात, अब तो वो जैसे आपने कहा कि वो चले गए हैं वानप्रस्थ आश्रम में, उनको भेज दिया गया है। तो क्या ये नेता अब बेहतर नेता बन के उभरेंगे? अब क्या 2019 में वाकई विपक्ष एकजुट नजर आएगा? क्या ये हार का एक बेहतर, ब्राइटर साइड दिखा रहा है? देखिए, अगर ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इनको ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी इनको खत्म कर देगी। और बीजेपी की खास बात है कि वो रीजनल पार्टीज को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। जो उसके एलाइज हैं वो उनको धीरे धीरे खा जाती है। कांग्रेस पार्टी के साथ उल्टा है, उसको उसके एलाइज खाते हैं जो रीजनल पार्टीज होती हैं। तो बीजेपी धीरे धीरे करके, आप देखिए महाराष्ट्र में, देखिए आप, शिवसेना के 2 हिस्से कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। आपने एनसीपी 2 टुकड़े कर दिए, अकाली अपने घर बैठे हुए हैं। चौटाला की पार्टी टूट चुकी है, दो परिवार में। मायावती अपने घर बैठी हुई है। आपने देखा 2024 में दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, मायावती को वोट नहीं दिया। अब आप जाइए उड़ीसा में, बीजेडी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी जो है, उसके लिए भी सरवाइव करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां सत्ता में बीजेपी आ गई है। जो पार्टी बीजेपी के साथ है, टीडीपी, वो जब तक उनके साथ है, जब तक उसका फायदा, तब तक वो सरवाइव कर जाएंगे। अदरवाइज आप कहीं भी उठा के देख लीजिए कि बीजेपी अपने अलायंस को किस तरीके से खत्म कर रही है, और जो इंडिया अलायंस में है उनके साथ जो हो रहा है उसका ताजा उदाहरण है ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कैसे हराया। अब आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में कांग्रेस की कोर्स पे बीजेपी जीती, अगर आपको अच्छे से याद हो तो।
और सबने ये कहा कि नहीं, इंडिया अलायंस के साथ धोखा हो गया है। भाई, अरविंद केजरीवाल भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, जैसे ममता बनर्जी देखती थी। उन्होंने भी तो मजबूरन ही चीजों को एक्सेप्ट किया था। क्या था, इंडिया अलायंस के अंदर भी एक सब अलायंस था, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। ये अपने हिसाब से चीजों को करते थे। तो ममता बनर्जी और शरद पवार साहब जो हैं, वो जिस तरीके से काम करते थे उसके रिपरकशंस थे। इसीलिए राहुल गांधी पीछे हट गए थे, नीतीश कुमार को आगे किया था ताकि सबको इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे छतरी के नीचे ये लोग फिलहाल नहीं आएंगे। और मुझे लगता है कि शायद इस वक्त का इंतजार था कि कब मैं अपनी छतरी बड़ी करूंगा और उसके बाद इन सबको आना पड़ेगा। इसीलिए ममता बनर्जी को आज याद आई है इंडिया गठबंधन की। नहीं नहीं, तो ये मुझे बताइए कि क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस हार से कहीं मन मन मुस्कुरा रहे हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस में पहले नहीं बना पाया, जो एक मजबूत अलायंस में इन मुख्यमंत्रियों के, इन लोगों के मुख्यमंत्री रहते नहीं बना पाया, अब ये हार कराकर सब मेरे जैसे हो गए हैं और मेरी छतरी के नीचे आ जाएंगे? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हार का एक बेहतर पहलू ये है कि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस के छाते के नीचे तमाम लोग आ जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टी टूट जाएगी और अलायंस बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इनके लिए ये वजूद का सवाल हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का ही सवाल है, राजनीतिक मजबूरियां हो गई हैं सबकी। और अगर अब ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अब जहां ये विपक्ष में है, इनसे वो हिस्सा भी छीन लिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल, ये राजनीति है पूरी। देखिए, ये राहुल गांधी ने एक बेहतर राजनीतिक चाल चली है और इसीलिए वो उन्होंने ममता बनर्जी, उनको उनके पास ये पहले से रिपोर्ट थी और मुझे जानकारी थी, मुझे बताया भी गया था कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। तो जब राहुल गांधी वहां कैंपेन करने के लिए गए थे तो उनकी पार्टी की तरफ से डिमांड आई थी कि नहीं, आपको कैंपेन करना चाहिए और कोई डिफरेंस नहीं है। ममता में बंगाल में जो ममता कर रही हैं और देश में जो मोदी कर रहे हैं वो लगभग एक ही जैसा है और उन्होंने भाषण भी वैसा ही दिया था। तो अब कांग्रेस पार्टी को और खासतौर पर राहुल गांधी को, जिनकी लीडरशिप को कोई मानने के लिए राजी नहीं था, जिनको बात करने के लिए सीनियर नेताओं से, पवार साहब से या मायावती से या ममता बनर्जी से, सोनिया गांधी की जरूरत पड़ती थी, अब वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको नेता प्रतिपक्ष के साथ आना होगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर ममता बनर्जी ये चुनाव नहीं हारती तो शायद देश की विपक्ष की राजनीति नहीं बदलती। आज जो जो भी चीजें सामने आई हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में, उसका बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की अब मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार एनडीए में है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, उनका जिक्र करना भी बेकार है। बाकी जो अभी है, अखिलेश यादव के लिए जरूरी इसलिए है कि अगले साल वहां चुनाव है। कोई सरवाइव इसमें कर पाएगा ना लंबे लंबे समय के लिहाज से रीजनल पार्टीज में, अरफा, वो है अखिलेश यादव क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरे हैं तेजस्वी यादव, उनके साइड में एज है। और क्योंकि नीतीश के जाने के बाद, राजनीति से रिटायरमेंट होने के बाद, जेडीयू का क्या होगा, कैसे होगा, मर्ज हो जाएगी या वह उसका कुछ हिस्सा आरजेडी में चला जाएगा, वो ये इसमें बहुत सारे सवाल हैं अभी, जो उसके जिसके जवाब भविष्य में मिलने वाले हैं। एनसीपी में आप देखिए, अजीत पवार जी के निधन के बाद पवार साहब जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां भी ये समस्या है। आप जाइए शिवसेना में, वहां भी ये समस्या है, क्योंकि आदित्य ठाकरे उसको अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। एक नाथ शिंदे के पास पार्टी का सिंबल है। तो ये जो सारी समस्याएं पैदा हुई, ये कहां से हुई हैं? इसकी मूल जड़ है केंद्र सरकार, बीजेपी। उन्होंने इसको तोड़ा है, हिस्सों में बांटा है। वो अलग बात है कि वो चाहते थे कि महाराष्ट्र से हमें ज्यादा फायदा होगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो नहीं हो पाया उसके बावजूद भी। अब आखिरी सवाल आदेश आपसे वो ये कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत बड़ी चुनौती है। देश की राजनीति पूरे तरीके से मैं कहूँगी बदल चुकी है इस वक्त। अगर 2024 से लेकर 2 साल में हम देखें तो जो भी ज़मीन मिली थी ऑपोजिशन को, वो ज़मीन भी लेके चली गई बीजेपी और विपक्ष के हिस्से का आसमान भी लेके उड़ गई है। तो ऐसे वक्त में बड़ा ही डिमोरलाइज्ड है विपक्ष। उसमें आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा चिंतित और परेशान व्यक्ति हैं आज की तारीख में? नहीं, चिंतित परेशान तो नहीं लगता, लेकिन अखिलेश के पास एक बेहतर होप भी है और वो होप बीजेपी के अंदर से आई है। क्योंकि वो बीजेपी के अंदर से ऐसे आई है अरफा, कि जब बंगाल का रिजल्ट आया तो बीजेपी के अंदर भी एक सवाल था। वो सवाल था कि मोदी के बाद कौन? बंगाल के नतीजों ने साफ कर दिया कि मोदी के बाद अमित शाह, उसमें कोई अब सेकंड नाम नहीं है और वो साफ साफ नजर आता है। तो इसके रिपरकशंस बीजेपी के भीतर भी आएंगे और उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अमित शाह और योगी जी के बीच में कितने अच्छे और कितने प्यारे रिश्ते हैं। और रही बात अखिलेश यादव की राजनीति की, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी
दलित, मुस्लिम, आदिवासी और ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन के दोनों हिस्से मिलके ओबीसी की का सेंसस की बात करेंगे, क्योंकि जब यूजीसी का मुद्दा आया था तो अखिलेश यादव ने उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास एक अच्छा चांस था। सरकार भले ही वाटर टेस्टिंग कर रही थी, लेकिन अखिलेश चाहते तो उसमें कूद सकते थे, लेकिन वो नहीं कूदे। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ जल जाए। अब अब उनको एक सम्मानित अलायंस बनाना चाहिए राहुल गांधी के साथ मिलके, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था उसमें जो खास तौर पर संविधान का मुद्दा था, ओबीसी का मुद्दा था, उसका फायदा, यानी मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी के इश्यूज का फायदा, यानी जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी था वो समाजवादी पार्टी थी, वो अखिलेश यादव थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी थी। तो एक सम्मानित अलायंस बनाना चाहिए और अभी से काम करना शुरू करना चाहिए। पीडीए और जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति आजकल चल रही है, काशीराम पे फोकस चल रहा है, बुद्धिज्म की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी को ये एहसास हो चुका है कि सरकार का सेंसस नहीं कराएगी। तो जिस वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो कि एक मेजर चंक है, जो हम सबको पता है, जिसके जिसके डाटा अगर बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि वो कहीं ऐसा ना हो कि जाति का 80-20 हो जाए। ठीक है। तो उस लिहाज से जब आप सोचेंगे तो अखिलेश यादव को एक बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि वो इंडिया अलायंस को साथ लेके चलें। जो गलती ममता बनर्जी ने की है वो ये नहीं करेंगे। बिल्कुल आदेश, जो आपने आखिरी सवाल का जवाब दिया उसमें से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों बाद बहस पूरी उत्तर प्रदेश पे ही शिफ्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल नज़र बना के रखिए, आपकी पैनी नज़र बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि आपको पता होती हैं, जो तथाकथित हमारे दिल्ली के पत्रकार जिन पर बिल्कुल नज़र नहीं रख पाते हैं, हम आप तक दोबारा हम आएंगे और बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश पर अगली बार। लेकिन बहुत बड़ी बात आपने ये कही है कि इन चुनावों ने इंडिया अलायंस का पूरा भविष्य बदल के रख दिया है और 2029 के चुनावों की बिसात अभी से बिछ गई है इस चुनाव के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।